थैंक यू सो मच। कभी कभी रोमांच होता है, वो कभी कभी होता है, इसलिए उसका नाम रोमांच है। जब आप गा रहे हो और गाते गाते आपकी समाधि या उस समाधि के आसपास कहीं पहुंच जाएं, या जो यहां खड़े हुए लोग हैं वो रोमांचित हो जाएं। बहुत कम होता है, कभी कभी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशुतोष जी, याद है मुझे नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी एक साथ चार मिल जाएं तब होता है, लेकिन यहां चार मिल सकते हैं, वहां चार एक साथ नहीं मिल सकते। आप समझ गए, बहुत होशियार लोग हैं आप। यहां चार एक साथ मिलकर गा सकते हैं, रोमांच पैदा कर सकते हैं, देश एक हो सकता है, लेकिन वो चार एक साथ नहीं हो सकते। यही मुश्किल है, यही मुद्दा है, और इसी मुद्दे पे फंसे हुए लोग हैं हम सारे लोग। कहां से आना हुआ आप लोगों का? कहां से आ रहे हैं? किसके साथ आए हैं? मम्मी कहां है? अच्छा, मम्मी पीछे खड़ी है, ठीक है, आ रहा हूं मम्मी, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, बात करने आऊंगा। कैमरे हैं, लोग हैं, कहां से आना हुआ आपका? मोतीनगर। मोतीनगर, बहुत पास में, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहेंगे। आप कहां से आए हैं? विकासपुरी से। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग आज पहली बार शरीक हो रहे हैं शो में, कुछ लोग आते रहते हैं, शरीक होते हैं। उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। अच्छा, आज बेगम आई हैं, साथ में लाए हैं, बेगम ही तो है ना, ऐसा ना हो गलत बोल जाए कहीं हम, कभी कभी हो जाता है गड़बड़। आइए, बेगम को आगे लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वो अपनी बेगम के साथ आते हैं तो पता चल जाता है मुझे। हाँ, आप अहमदाबाद से आए, बहुत अच्छी बात, सुनने को ले आए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपके लिए आता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। आप कहां से आना हुआ? यूपी सिद्धार्थनगर। बहुत, यूपी का आदमी इतना भोला भाला सीधा मिले बहुत कम होता है। आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आजम। आजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आजम। हाँ 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 जी बोलो बोलो। जी, मैं बिहार से आया हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ गया। भैया जी ना बोले? जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया जी। बिहार तो वो है जो मैं कहता हूं अक्सर कि थाली में नमक है, नमक ना हो तो थाली बेकार लगती है, उसमें स्वाद नहीं आता। तो मैं अक्सर कहता हूं बिहार वो है, उसका मजा। और वो तमाम सारे लोग जो पीछे तक खड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरुण त्रिपाठी जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा बोले, निर्भीक होकर बोले, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आम आदमी पार्टी से भी आएंगे। दिव्यांशु पांडे जी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। और सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक। दरअसल आज की जो बहस है वो पार्लियामेंट में जहां मैंने कल छोड़ी थी, जी पहले मैं आपकी बात सुनूंगा जी। दो बच्चे हमारे गायब हैं, 4 महीना हो गया, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आ गया साहब, कहीं हमको कोई वो नहीं मिल रही। दो बच्चे एक साथ कैसे खो गए? एक साथ एक गायब हुए। कब से? 17 जनवरी से। यही इसी साल? ना, हाँ, इसी साल। कहां से गायब हुए भैया? पानीपत से। पानीपत से गायब हुए। आप क्या काम करते भैया? हम धागा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। धागा फैक्ट्री में? तो वहां रिपोर्ट लिखाई थी? वहाँ रिपोर्ट लिखाई थी, हाँ। वहाँ गए थे, थाने में चक्कर काटते थे, तो थाने वाले बोले तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे जब तो तुम थाने में आओगे नहीं। मतलब बोले थे हमारे पास ये साई थे शिषपाल, हम थाने में चक्कर लगाते थे तो बोलते थे तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे जब तो तुम थाने में आओगे नहीं। अरे भाई, तो किसी की मुसीबत होगा तभी तो आएगा, कहीं कोर्ट कचहरी थाने जाएगा। हम थाने में अभी तक हमारा कोई मुकदमा नहीं, मैं ये दोनों बेचारे सुकुमार से लगते हुए दोनों बालक मैं, जब मैं एक का 17 साल और एक 15 साल, कहीं भी हो, जैसे भी हो, नहीं अगर कोई नाराजगी हो बच्चों की तो वो घर लौट के आए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी नाराज होकर चले जाते हैं। किसी के पकड़ में है हाँ जी, किसी की पकड़ में अपहरण किया। अच्छा, पति पत्नी दोनों आए हैं जी। जी, जो भी है, मैं चाहूंगा कि इस पे थाना, जो कौन सा थाना? पानीपत है, थाना पुराना है, औद्योगिक पानीपत, पुराना थाना औद्योगिक पानीपत। ये जो हरियाणा का केस है, निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों सुकुमार बच्चे, एक 17 साल का है और एक 15 साल का, जनवरी से गायब, पहुंचे घर और उनके लिए तहकीकात हो। मैं मुद्दे की शुरुआत करने जा रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को। पार्लियामेंट को लेकर बात हो रही थी, उद्घाटन को लेकर बात हो रही थी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री 28 तारीख को करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा है #माई पार्लियामेंट प्राइड, #माई पार्लियामेंट प्राइड। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने ट्वीट करिए और उसको प्रधानमंत्री जो ऑफिस है प्रधानमंत्री उसमें जो बढ़िया होगा उसको वो खुद रीट्वीट करेंगे, ऐसा देखा मैंने। सवाल यह है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इस पर तो बहस चल रही थी। बहस यहां नहीं है, अब बहस इससे कहीं और दूसरी जगह चली गई है और वो था राजदंड को लेकर कि राजदंड स्थापित हो। वो उन्होंने कहा कि स्थापित करेंगे स्पीकर के चेयर के नीचे। संगोल जिसे कहा गया, संगोल शब्द जो है वो शंख से निष्पादित है। शंख यानी शंख माने सब जो जानते हैं। उस पे नंदी की मूर्ति और वो चोल राजवंश का परंपरा, उनकी सांस्कृतिक विरासत वहां से लिया गया। लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट किया, जब उस पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण में ये संगोल की कोई भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है। बहस यहां पर आ चुकी है, मैं वहीं पे बात कर रहा हूं कि संगोल के दरिया, क्योंकि हुआ ये कि जब सी राजगोपालाचारी से पूछा गया तो वो दक्षिण के मठ, जो कि तब मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस जमाने का, वहां से पूछा गया। वहां से उन्होंने बताया कि ये संगोल जो है, जो एक ज्वेलर है उन्होंने बनाया, उस पर नंदी, और वो नेहरू जी के पास आया और नेहरू जी को दिया गया। अब यह भी है कि कहां दिया गया, इस पर भी बहुत सारी बातें हैं। यह बात सच है कि मुझे भी ये नहीं पता था कि संगोल कहां है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। प्रयागराज में रखा हुआ था म्यूजियम में, और यह कहा गया कि गिफ्टेड टू जवाहरलाल नेहरू और वॉकिंग स्टिक, छड़ी शब्द का उसमें उल्लेख हुआ। और एक कोने में, अभी जो तमाम सारी वॉर चल रही उसमें कहा कि कोने में पड़ा हुआ था, अंधेरे में पड़ा हुआ था। और कांग्रेस ने कहा कि सत्ता हस्तांतरण में इसकी कोई भूमिका है, ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं। मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने फोन किया और कहा कि प्रतीक जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? आप उस दिन आर्टिकल 79 का उल्लेख कर रहे थे। मैंने कहा आर्टिकल 79 का कर रहे थे, उसमें क्या होता है? बोले आर्टिकल 79, एक राष्ट्रपति, एक संसद, उसके दो हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस। बोले कि एक इस देश में क्या दो संसद हो सकती हैं? मैं कहा नहीं, दो संसद कैसे हो सकती हैं? बोले जब हाउस कन्वेन होगा, जब हाउस लगेगा तब दो संसद होंगी। अभी तो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो सकता है। तो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कौन करेगा, यह बात हो सकती है। हाउस जब कन्वेन हो, स्पीकर ओम बिरला बुला ले, मॉनसून का सत्र हो तो संसद होगी। अभी तो वो बिल्डिंग का है। ये तर्क उनका था और ये तर्क आया। और महत्वपूर्ण चीज है, टेक्निकल ग्राउंड्स में जब बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं तो यह भी एक है कि क्या देश में एक साथ दो संसद हो सकती हैं? नहीं, एक ही संसद होगी। संसद तो एक ही होगी, बिल्डिंग हो सकती है कई। और ये महत्वपूर्ण बात, यहां से बहस की शुरुआत करता हूं। संगोल पे आपने सवाल उठाया कांग्रेस ने, उसने कहा कि ये एक सनातनी परंपरा से आया हुआ चीज है। आखिर आपको ऐतराज संगोल पर है या इस बात पर है कि इनॉग्रेशन कौन कर रहा है, इस पर? जी नहीं, देखिए, ऐतराज इसी बात पर है कि महामहिम राष्ट्रपति क्यों नहीं। ऐतराज इस बात पर है कि क्या आप अकेले, एक व्यक्ति, एक फोटो, एक नाम, क्या ये इस देश के लिए हमने चुना था या इस देश को लोकतंत्र बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है? छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, तमिलनाडु में, फिर उसका जवाब भी तो नहीं देते आप। नहीं, हम जवाब वही तो पूछ रहे हैं कि क्या जब आपके लोगों ने, आपके नेता इनॉग्रेशन कर रहे थे। नहीं, देखिए, हमारे नेता जब इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ और मणिपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति जी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब देश के सदन की बात हो रही है, देश के लिए कानून बनाने के लिए सदन बनाया जा रहा है, तो वहां राष्ट्रपति। ये नेता बड़े चतुर होते हैं, इन्हें मालूम होता है मलाई कहां से निकलती है ऊपर, इन्हें पता होता है। मैंने कहा कि ये बहस है ही नहीं। बहस कहां है, विरोध किस बात का है? विरोध मोदी जी का विरोध है। मोदी, हाँ जी, ये मोदी जी का विरोध है। मैं मानता हूं, हो सकता है मोदी जी का विरोध है, क्योंकि विरोध किया है। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री आए, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, श्रीमान पीवी नरसिंह राव जी जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी ने उनका क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री का
कांग्रेस ने क्या किया? उठिए। ये कुर्सी का खेल है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुर्सी से प्यार करते हैं, देश से प्यार नहीं करते। अगर देश से प्यार करते हैं तो लोकसभा हमारे लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करते हैं। ये लोकसभा के मंदिर का अपमान कर रहा है ये। जी, बहुत तेज बोलते हैं ये, और इन्होंने सीखा हम ही लोगों से है तेज बोलना। पहले ये घर में बहुत धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन जब एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 साल हो गया बहस में आते रहे, तो इन्होंने हम ही लोगों से सारी गंदी आदतें सीख ली और तेज बोलने लगे। किसी ने कहा एक बात और है कि देश में संसद तो सिर्फ एक ही हो सकती है। अभी तो वो बिल्डिंग है, जब ओम बिरला उसको बुला लें, हाउस बुला लें, तब वो संसद, क्योंकि आर्टिकल 79 में उल्लेखित है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। किसी ने कहा नहीं प्रतीक जी, एक पॉइंट और है, विरोध कहां है? 28 तारीख है, और किसका जन्मदिन है? जोर से बोलो भाई। वीर सावरकर जी का। वीर सावरकर। बोले ये भी एक पॉइंट है। बीजेपी विल बहस में आता हूं जी। आप सबको नमस्कार और आप सबको बधाई, क्योंकि अब जो संसद खुलने वाला है वो लोगों का संसद है। इसी का एतराज है कांग्रेस को और प्रधानमंत्री तक। बिल्कुल 9 साल से इसीलिए बेरोजगारी थी, इसीलिए महंगाई थी, युवाओं को रोजगार 9 साल से नहीं मिल रहा था, इसीलिए अब जो संसद मिलेगा वो लोगों का होगा। देखिए यही बात है। इनको समझ में आ गई, इनको समझ में आ गई, क्योंकि अगर होता कि लोगों को होता तो क्या वहाँ पे सिंघोल प्रस्थित, वहाँ पे प्रतिमा उसके साथ में ना होता? क्या वहाँ पे सिंघोल प्रेजेंट नहीं होता? क्योंकि सिंघोल का मतलब है राजदंड और दंड का मतलब है न्याय, निष्पक्षता। क्या सिंघोल इन्होंने रखा? इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने किस वजह से लिया सिंघोल और उन्होंने उठाकर म्यूजियम में रख दिया और कहा कि वो मेरी छड़ी है, सोने की छड़ी है। इन्होंने हमारा जो सोने का भारत था उसको तो खत्म कर दिया। आया की हलो दादा, की हलो? होगा क्या? इंसाफ नहीं है। ये बोले कि लोकतंत्र है भाई, इंसाफ रहता तो धरना पर इतना दिन, महीनों दिन लड़की लोग, पहलवान लोग बैठे ही रहते। पहलवान एकदम सही बात। बोलिए। हाँ जी। इसीलिए अगर इंसाफ रहता हाँ। तो धरने पर वो क्यों बैठी रहती इतना दिन? पहलवान लोग, हाँ, इन्होंने कहा कि इंसाफ नहीं, क्योंकि अगर पहलवान लोग बैठे हैं धरने पे तो इतने दिन से क्यों बैठे हैं? आपका नाम कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही, प्रवीण मिश्रा। अरे आप परेशान होगी, मैं ईडी वाला नहीं हूँ। नहीं, ईडी कुछ नहीं। हाँ, जो आप डरे कि वही नेता लुटेरा को करता है। फंडा क्लियर है, वो नेता लुटेरा को करता है, वो आम आदमी को नहीं। उसको मालूम है, उसका फंडा उसको अपना क्लियर है। बिल्कुल, जस्ट कंप्लीट। मैं एक बात और कहूंगी कि प्रधानमंत्री जब अभी आए दौरा करके, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, हिंदुस्तान की संस्कृति, महान परंपरा के बारे में बोलते हुए कभी भी गुलामी वाली मानसिकता में डूब मत जाना, हिम्मत के साथ बात कीजिए, दुनिया सुनने को आतुर है। जी। प्रतीक जी, देखिए प्रधानमंत्री जी हर बार अच्छी बातें करते हैं। अभी आपने शुरू कराया था ना, ऐसी बाणी बोलिए, जी गा चले थे आप, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, हाँ, और उनको शीतल करे, सबको शीतल हो, यही ना? हाँ, यही। अब भाई आपने 15 लाख में अपने भर लिया अडानी अंबानी, लेकिन और उनको शीतल नहीं किया। अडानी का चैप्टर बंद हो चुका है भैया। अडानी अंबानी के पापा ये खड़े हैं, एक बार आराम से। मैं आपकी आवाज तो जा, बढ़ो, भगाऊंगा भी 2 मिनट के अंदर। अंदर चुपचाप, प्लीज। जी अनुजा कपूर जी, त्रिपाठी जी, आप बहस करिए, लेकिन किसी के पुरखों तक ऐसे मत पहुंच जाइए कि जिनका अपना योगदान हो, अपने पुश्तों के लिए योगदान हो, देश के लिए हो, उनके पुरखों तक मत तारिए। आप अपनी बहस करिए, लेकिन किसी के पिता और उसके ऊपर तक मत पहुंच जाइए। इसका लिए ध्यान रखिए, बहस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां फंस गए थे आप? हाँ जी, ईडी वाले टाइम लगा देते हैं। आ गए हैं आप? अच्छा जी, आ गया, मैं आ गया। आम आदमी पार्टी का स्वागत है। नहीं, वो 171 करोड़ का जो बंगला है ना, वहाँ झाड़ू मारने गए थे पहले ही, ना शीश महल में। अब पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी बात सिंघोल की चल रही थी।
तो आपने कहा कि वो म्यूजियम में रखा था। नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पद्मा जी ने जानकारी दी, 2 साल लगे इस सिंगोल को ढूंढने में, और कहा मिला? उस आनंद भवन में मिला, जहां पर कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना बचपन बिताया था। उसके बाद उस सिंगोल से विरोध है। अरे भैया, उस समय जब 1947 में राजदंड के रूप में तमिलनाडु से आया था, तब मना कर देते। यदि इतनी परेशानी थी तो तब तो स्वीकार किया गया। दूसरी चीज, अरे विरोध इनको ना सिंगोल का है और ना ही नई पार्लियामेंट का है, इनको विरोध है मोदी वाला। बिल्कुल, 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट त्रिपाठी जी, बिल्कुल ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी जरूर, फिर आम आदमी पार्टी जी। देखिए मेरे मित्र कितने उत्तेजना में बोल रहे थे। 2 साल लगे, 2 साल लगे, 2 साल लगे सिंगोल को ढूंढने में। किसको लगे भैया? प्रधानमंत्री जी को 2 साल लगे। और इनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ललित मोदी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सिंगोल को 2 साल लग गए। अरे भाई, तो उनको भी 2 साल में ले आइए ना, कहाँ रह गए? वो तो काफी दिन से गायब है। देखिए आपको पता नहीं है, 75 साल इंडिपेंडेंस के कहते हैं हमारे हो गए। इंडिपेंडेंस तो अब होगा, क्योंकि अब आंखें खुल रही है, जब लोकतंत्र की आंखें खुल रही है, क्योंकि तब तक तो नहीं अनुजा, आई डोंट एग्री। अनुजा, मैं इस पर मैंने 2 बातें आपकी बिल्कुल काटी, और मुझे हक है एज एंकर। देश आजाद 1947 में ही हुआ, 15 अगस्त को ही हुआ, और इस देश की परंपरा में, इस देश की नींव में रखने वाले बहुत महान नेताओं ने योगदान दिया। इस पॉइंट पे मैं अग्री नहीं करता। जी आया जी। अभी आप कह रहे थे किसी ने आपको सुझाव दिया कि अभी तो वो बिल्डिंग है तो प्रधानमंत्री जी कर सकते हो। तमाम सारे लोग हैं यहाँ खड़े हुए, मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपको कौन? आप तो नेता हैं। मेरे से फीता कटवा लें जब अगर ऐसी। कितना उतावलापन है, पहले प्रधानमंत्री बन जाओ तो कटवा लेंगे तुमसे, पहले बनो प्रधानमंत्री। अरे मैं कहने लगे, गजब है भाई, तर्क कहां तक चला गया, तर्क कहां तक चला गया कि मुझसे फीता कट। कितना उतावलापन है। दुबे जी एक चीज बताओ आप मुझे, कि घर में सीढ़ी एक एक करके उतरते हो या पहले 70वीं और एक साथ नीचे उतर जाते हो? हाँ जी, राष्ट्रपति पहले है ना, सीढ़ी पहले वही है। अच्छा, प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं, उपराष्ट्रपति के बाद। देखिए माणिक वर्मा जी ने एक बड़ा कविता उनकी ध्यान आ रही है। बड़े अच्छे पोएट बनेंगे मध्य प्रदेश के। आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? शौक दिखने का है अगर है तो नीम के अंदर दिखो, और चल पड़ो तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ो तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और बैठ जाओ तो मील के पत्थर की तरह देखो। बैठ जाओ तो मील के पत्थर की तरह देखो। देखने के लिए दिखना दिखाना ठीक नहीं, देखने के लिए दिखना दिखाना ठीक नहीं। आदमी हो तो फिर आदमी बनकर दिखो। यही तो मैं कह रहा था, आखिरी लाइन आपके लिए है। हरदा के थे माणिक वर्मा जी, और बड़े संयोग से मेरा मिलना उनसे हुआ 2 बार 3 बार माणिक जी से। माणिक वर्मा जी वो हरदा के थे, मध्य प्रदेश के। वो आखिरी लाइन में ही सारी कविता का निचोड़ है कि आदमी हो तो फिर आदमी जैसे दिखो। यही बात इतनी जल्दीबाजी का है, उतावलापन का है। अगर किसी ने कहा, तुमने कहा था ना कि विरोध सिर्फ मोदी जी से है, मैं आज एक बात कहता हूं, तटस्थ होकर बोलता हूं, बिल्कुल तटस्थ होकर। और वो ये इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए कह रहा हूं। और वो ये कि तुम्हारा मोदी से विरोध है, ठीक है करो, ये तो पार्टी है भाई, करेंगे विरोध, जरूर करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी का अपमान है, तो मैं अब अक्सर पूछ रहा हूं कि भाई मोदी जी कौन से हैं, मोदी जी कहां से आते हैं, किस जगह से आते हैं? और चलो ये, हाँ ओबीसी से आपको मालूम है, अच्छा ठीक, चलो ये भी छोड़ देते हैं हम, ये भी कोई बात नहीं। आप मां को नहीं मानते, वो भी ना मानो, लेकिन कम से कम ये तो इतना तो ख्याल रखो कि कितनी गर्दिश में और कैसे वो पाले गए बच्चे हैं, तो यहां तक आके शिखर पे बैठे हैं।
इसको तो छोटा मत करो, ये तो छोटा मत करो। बाकी तुम्हें ठीक है, तुम्हारी विरोध तो होना ही चाहिए, विरोध नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। चुनाव तो नहीं है भाई, आम आदमी पार्टी बोलेगा, आम आदमी पार्टी। जी जी, देखिए ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो माननीय कोविंद जी को आपने नहीं बुलाया। आज एक देश के दूसरे पवित्र मंदिर, तो वहां राष्ट्रपति गए थे या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति महोदय को आपने वहां भी नहीं बुलाया। बुलाना था राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। निश्चित तौर पे एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे, एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे वो? नहीं, निश्चित तौर आपने उस समय प्रधानमंत्री जी को वहां पे बुलाया। आपने उस समय एज ए रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर का था वो, एज ए रिप्रेजेंटेशन गए थे। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हर तरफ भी चल रहा था। अगर राम मंदिर की देश के दूसरे बड़े मंदिर, आपने सबसे बड़े सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, आपने अच्छा हुआ कि हम आप तब नहीं पैदा हुए जब सरदार पटेल ने सोमनाथ का उद्घाटन किया। अच्छा हुआ नहीं पैदा हुए, अच्छा हुआ नहीं पैदा हुए, बाद में पैदा हो रहे हैं। वरना को सरदार पटेल को भी खींच लेते। हम लोग वो हैं। कहां से आना हुआ गुरुजी? आगरा से। अरे डरिए मत, बताओ ऐसे सवाल, मैं उधर खड़ा हो जाता हूं। आगरा से कैसे आना हुआ? आपसे मिलने आए। मुझसे मिलने? अरे मेरे अंदर कौन से हीरे लगे हुए हैं? आप तो हीरा हैं। अरे ना 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 ना, जनाब ने पूरा सब वही करेंगे। अच्छा हुआ पटेल के जमाने में पैदा नहीं हुए, वरना तो ये सोमनाथ का मंदिर, पता नहीं सवाल उठाते या नहीं उठाते आप। देश ये पूछना चाहता है कि आखिर में देश में एक तरह की हवा क्या SC ST और ऐसे समाज को। मैंने पूछा मोदी जी क्या है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो SC ST क्यों बोल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो फिर SC ST क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो मायावती जी ने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। मायावती जी ने बोला जब वो चुनाव लड़ रही तो निर्विरोध क्यों नहीं? नहीं, ये देश भी तो पूछ रहा है कि आखिर में आप SC ST को अशुभ मानते हैं क्या, जिसकी वजह से आप संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवा रहे? ऑब्जेक्शनेबल है शब्द। मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के वक्तव्य का विरोध मैं करता हूं, बिल्कुल दैट इज कंडेमेबल। आप ऐसा वक्तव्य आप नहीं दे सकते। महामहिम है, उनकी बेइज्जती करने का प्रयास किसने किया था? किसने नरगल बयान दिए थे? मैं नहीं बोलूंगा, आज यह विषय नहीं है, आज विषय संसद का है। नाम है उनका महामहिम द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी शब्द को लेकर कहा गया था, याद है आपको? कहा याद है? तब मुंह से नहीं निकला। आप उसकी बात बिल्कुल न करें। आज बात संसद की जब हो रही है तो आज अगर सेनेगल नहीं, ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग। नहीं, आप चीचमैल करेंगे नहीं, बिल्कुल बीच में, उनका अपना राइट है। क्या गलत है वो? नहीं, नो लगाने का राइट है प्रतीक जी। बहस 8 लाख के पर्दे लगाने का राइट है। अडानी को 1 लाख करोड़ दोगे? अडानी के पास पैसा भेजोगे? अडानी को पैसा भेजोगे? अडानी को पैसा भेजोगे? अडानी कौन है? अडानी को देश बेचोगे? मुझे जवाब, मुझे मतलब और किसी के घर में बंगले में स्विमिंग पूल नहीं है क्या? 12 करोड़ है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। प्रतीक जी, मैं सवाल लिस्ट निकालूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर आपको परेशानी हो। जुबे, विषय से विषयांतर बिल्कुल नहीं होना। एक मिनट जुबे, एक मिनट, बहस को बहस तर्क रखा करिए, तर्क पे रखा करिए। विषय से विषयांतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बात जब संसद की हो रही है, भाई प्लीज, आज बात संसद की हो रही है। अगर आज सेनेगल नहीं होता तो ये दूसरा मुद्दा लेकर विरोध कर रहे होते। बात शुरू होती है निर्माण से। इनको निर्माण पसंद नहीं था। मैं बताऊं क्यों नहीं था पसंद। अगर ये संसद का निर्माण हुआ है 2026 में, लोकसभा की सीटें 848 होंगी और तब इन्हें डर है कि जो प्रचंड बहुमत इस पार्टी को मिलेगी उसका जवाब भी कभी दे नहीं पाएंगे। हाइपोथेटिकल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी। क्यों, आप क्यों नहीं जीत सकते? आपके भी नेता प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा क्या कांग्रेस के भी बन सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी एकता की लाइन कहां से गुजर रही है? वो इससे गुजर रही है कि संसद भवन का विरोध करो और हम सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। इससे जाएगी। ये पॉजिटिविटी है या निगेटिविटी, इसी से तय करेंगे हम। जी जनाब। प्रतीक जी, मैं ये एक शब्द पूछना चाहता हूं कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पक्ष में आप हैं या नहीं हैं? उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सवाल का जवाब यही होगा, काम खत्म।
आप पक्ष में नहीं है या इस देश के लोग पक्ष में नहीं है? क्या महामहिम जी को नहीं उपस्थित होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि उद्घाटन मत कराइए, लेकिन क्या उनकी उपस्थिति भी जरूरी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, PIL लगी थी इसी से रिलेटेड, उसको डिसमिस कर दिया है और डिसमिस करते हुए यह पूछा गया है कि इनॉग्रेशन जरूरी का, इनॉग्रेशन के साथ आप बिल्डिंग को और किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो बताइए आप, ये तो लोकतंत्र की बात है। अरे जिन लोगों को राष्ट्रीय स्वाभिमान की चोट पहुंचानी हो, जिन्होंने देश विरोधी हो, जो लोग इस बात पे, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, उन सब पे आज ऑपोजिशन खड़ी हो गई। बाकी बातें सही अनुजा, लेकिन देश विरोधी बातें नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि अपोजिशन है तो वो देश विरोधी है, बिल्कुल नहीं। अरे रुकिए, वक्त जोड़ते ब्रेक के बाद फिर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनके राजनीति छोड़ने से देश का भला होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। यानी अब तक भड़काऊ बयान देने वाले इमरान के पसीने छूट रहे हैं। उन पर आर्मी एक्ट की तलवार तो लटक ही रही है, उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। यानी अगर तुरंत चुनाव हुए तो इमरान के पास लड़ने के लिए सेना ही नहीं है। माना जा रहा है कि इमरान ने इसी वजह से जिद छोड़ने के संकेत दिए और चुनाव की मांग छोड़कर राजनीतिक संकट सुलझाने पर जोर देने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों पर शिकंजा कसना बंद नहीं हुआ। इमरान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया और इसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया। इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि कार्रवाई की जद में PTI नेता जमशेद चीमा और उनकी पत्नी मुसर्रत चीमा भी आ गए। दोनों को 15 दिन तक नजरबंद रखने का आदेश दिया गया। यानी पाकिस्तान पुलिस ढूंढ कर PTI के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई से बचने के लिए PTI के कई नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। हालात ये हो गए कि या तो इमरान खान की पार्टी PTI के नेता पुलिस हिरासत में पहुंच गए या फिर इमरान से उन्होंने दूरी बना ली। और उधर पाकिस्तान में इमरान खान के एक और करीबी नेता पर शिकंजा कस दिया गया है। इमरान के करीबी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए अब पाकिस्तान में ये शिकंजा कसा गया। पंजाब प्रांत की पुलिस पहुंची। परवेज इलाही को इमरान खान का बेहद खास बताया जाता है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसी आरोप में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी को खत्म करने के लिए शहबाज सरकार की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लगातार सेना और पुलिस के निशाने पर है और इसी वजह से PTI के 37 नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। इस बीच इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा ने दावा किया कि इमरान खान पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके असली गुनहगार इमरान नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी ISI के एक पूर्व अधिकारी हैं। फैसल बावड़ा ने आरोप लगाया कि अल कादर ट्रस्ट के नाम पर धांधली की साजिश असल में ISI के पूर्व प्रमुख फैज हमीद ने रची, जो कि इमरान खान के सबसे करीबी अधिकारियों में एक माने जाते हैं। इमरान सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा का आरोप है कि अल कादर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के असली मास्टरमाइंड इमरान या उनकी पत्नी बुशरा नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद हैं। और दावा है कि इमरान ने ये सब कुछ फैज हमीद के कहने पर ही किया और इससे सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हुआ। लेकिन इस मामले में सिर्फ इमरान और उनकी पत्नी बुशरा को आरोपी बनाया गया। फैसल बावड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि इमरान बाजवा के बाद फैज को ही सेना प्रमुख बनाने वाले थे, लेकिन उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। सिर्फ इमरान के करीबी नहीं बल्कि खुद इमरान ने भी पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आरोप लगाया। इमरान खान ने दावा किया कि शहबाज सरकार और सेना ने मिलकर PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को खत्म करने की साजिश रची और लगातार PTI के नेताओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। इमरान खान ने यह दावा ऐसे वक्त किया जब उनकी पार्टी में भागम भाग मची हुई है। हाल ही में इमरान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी ने PTI छोड़ दी और उससे पहले पूर्व मानवाधिकार मंत्री शरीन मजारी भी पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री असद उमर ने भी इमरान खान की पार्टी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब इमरान खान को झटके पर झटका लग रहा है और इसके लिए उन्होंने शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार ठहराया। और उधर इमरान खान की पार्टी PTI में इस्तीफे का दौर भी लगातार जारी है। एक एक करके पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इमरान का साथ छोड़ते जा रहे हैं और अब पार्टी से मलेका बुखारी ने किनारा कर लिया और इस्तीफा दे दिया। मलेका बुखारी इमरान खान की करीबी मानी जाती थी। वो इमरान खान की सरकार में कानून की संसदीय सचिव बनाई गई थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए इमरान खान पर हमला बोला। उन्होंने 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमले की निंदा की।
के सख्त रुख से इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पीटीआई नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के डर से इमरान खान की पार्टी में भगदड़ मच गई और पीटीआई के बड़े चेहरों ने भी इमरान खान से दूरी बनानी शुरू कर दी। इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया, जबकि पीटीआई के महासचिव असद उमर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि पीटीआई के नेताओं को आर्मी एक्ट का खौफ सता रहा है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सेना के कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अब तक कुल 37 नेता पीटीआई छोड़ चुके हैं। हालांकि इमरान खान का आरोप है कि उनके नेताओं को डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी विकास दर 0 के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रही सी कसर वहां के मौजूदा राजनीतिक संकट ने पूरी कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 0 के करीब पहुंच गई। वहां के मीडिया ने दावा किया कि इस साल पाकिस्तान की विकास दर 0.29% हो सकती है, जिसके लिए उसने शहबाज शरीफ सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि गलत आर्थिक नीति के कारण वो अपने लक्ष्य से चूक गई, जिससे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार चला गया। यही नहीं, 59 साल में महंगाई दर 36% तक पहुंच गई, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF की शर्तें मानकर शहबाज सरकार ने जरूरी सामान की कीमतें बढ़ा दी, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन शहबाज सरकार ना तो IMF से कर्ज ला पाई और ना ही अर्थव्यवस्था को बचा पाई, जिससे इस कारोबारी साल में पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 0.29% रहने की उम्मीद है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक नैया पूरी तरह से डूबने वाली है, जिसका असर भी दिखने लगा। पाकिस्तान के उद्योगपतियों के संगठन PBC यानी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दावा किया कि बड़े कारोबारी पाकिस्तान से हाथ खींचने लगे, जिसकी वजह से कंगाल पाकिस्तान को निवेश मिलना काफी मुश्किल हो गया, जबकि उसे इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। इस बीच PBC ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गहरा सकता है, क्योंकि बदहाल पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी निवेश नहीं करना चाहता। PBC ने इमरान खान की गिरफ्तारी से फैली अशांति और IMF से मिलने वाले कर्ज में देरी को इसकी बड़ी वजह बताया। पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया इस वक्त दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार को किसी नए निवेश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही PBC ने शहबाज सरकार के बड़े उद्योगों पर 10% सुपर टैक्स लगाने के फैसले का भी विरोध किया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों के बीच गठबंधन बनाने की तैयारी है, ताकि ये बदमाश आपसी दुश्मनी भुलाकर जेल से उगाही का धंधा चला सके। देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया, जिसे बख्तरबंद गाड़ी से तिहाड़ जेल पहुंचाया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की वापसी के बाद तिहाड़ जेल में बंद उसके साथी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से उसकी सुलह कराने की तैयारी में है। फिलहाल जग्गू पंजाब की जेल में बंद है, जिसे जल्द तिहाड़ शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जग्गू पहले लॉरेंस का दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में उस पर मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों की सूचना पुलिस को देने के आरोप लगे, जिसने दोनों को दुश्मन बना दिया। अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि जग्गू को लॉरेंस के नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जेल से ही अवैध वसूली का धंधा चलाया जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस के गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गुर्गों ने जेल में जमकर जश्न मनाया, जिससे तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए मुसीबतें बढ़ गईं। क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के तिहाड़ पहुंचने के बाद उसके गैंग के गुर्गों का जोश हाई है, जबकि जेल में बंद विरोधी गैंग के गुर्गे बुरी तरह घबराए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस मंडोली जेल में बंद। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता भी हुए प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद, सदन में की जमकर तारीफ, बोले मोदी की लोकप्रियता से ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को भी होती है जलन। सेंगोल मामले में कांग्रेस के आरोपों पर तिरुवदुरै अधिमठ का पलटवार, बयान जारी कर दावों को बताया फर्जी, कांग्रेस पर सेंगोल की ख्याति कम करने का आरोप। भारत के हिंदू राष्ट्र के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शंकराचार्य का पलटवार, बोले देश में रामराज की जरूरत, हिंदू राष्ट्र से नहीं होगा कल्याण। लगातार इमरान पर शिकंजा कस रही है और रिएक्शन भी उसी के तहत लिया गया। इमरान खान का आरोप है कि शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना जानबूझकर उनके समर्थकों और पार्टी नेताओं के खिलाफ दबाव बना रहे हैं। और इससे पहले इमरान खान ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के कई राज्यों में अनुच्छेद 245 लागू किए जाने को चुनौती दी, जिसने इमरान खान ने अनुच्छेद 245 लागू किए जाने को अघोषित मार्शल लॉ बताया और इसे संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। याचिका में इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, PMLN प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान समेत कई लोगों को प्रतिवादी बनाया।
इधर पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग पर अड़े इमरान खान के सुर बदलने लगे और उन्होंने बयान दिया कि वो पाकिस्तान का राजनीतिक संकट सुलझाना चाहते हैं, जबकि इससे पहले इमरान पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव की मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन 24 घंटों के अंदर इमरान खान के तेवर नरम पड़ने लगे। माना जा रहा है कि ऐसा उनकी पार्टी में मची भागम भाग की वजह से हुआ, क्योंकि उनके कई अपनों ने ही उनसे किनारा कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनके राजनीति छोड़ने से देश का भला होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। यानी अब तक भड़काऊ बयान देने वाले इमरान के पसीने छूट रहे हैं। उन पर आर्मी एक्ट की तलवार तो लटक ही रही है, उनकी पार्टी भी खाली हो रही है। यानी अगर तुरंत चुनाव हुए तो इमरान के पास लड़ने के लिए सेना ही नहीं है। माना जा रहा है कि इमरान ने इसी वजह से जिद छोड़ने के संकेत दिए और चुनाव की मांग छोड़कर राजनीतिक संकट सुलझाने पर जोर देने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों पर शिकंजा कसना बंद नहीं हुआ। इमरान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया और इसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया। इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि कार्रवाई की जद में पीटीआई नेता जमशेद चीमा और उनकी पत्नी मुसर्रत चीमा भी आ गए। दोनों को 15 दिन तक नजरबंद रखने का आदेश दिया गया। यानी पाकिस्तान पुलिस ढूंढ कर पीटीआई के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई से बचने के लिए पीटीआई के कई नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। हालात ये हो गए कि या तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता पुलिस हिरासत में पहुंच गए या फिर इमरान से उन्होंने दूरी बना ली। और उधर पाकिस्तान में इमरान खान के एक और करीबी नेता पर शिकंजा कस दिया गया है। इमरान के करीबी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए अब पाकिस्तान में ये शिकंजा कसा गया। पंजाब प्रांत की पुलिस पहुंची। परवेज इलाही को इमरान खान का बेहद खास बताया जाता है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसी आरोप में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन माना जा रहा है कि ये इमरान खान की पार्टी को खत्म करने के लिए शहबाज सरकार की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता लगातार सेना और पुलिस के निशाने पर है और इसी वजह से पीटीआई के 37 नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। इस बीच इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा ने दावा किया कि इमरान खान पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके असली गुनहगार इमरान नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक पूर्व अधिकारी हैं। फैसल बावड़ा ने आरोप लगाया कि अल कादर ट्रस्ट के नाम पर धांधली की साजिश असल में आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद ने रची, जो कि इमरान खान के सबसे करीबी अधिकारियों में एक माने जाते हैं। इमरान सरकार में मंत्री रहे फैसल बावड़ा का आरोप है कि अल कादर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के असली मास्टरमाइंड इमरान या उनकी पत्नी बुशरा नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद है। और दावा है कि इमरान ने ये सब कुछ फैज हमीद के कहने पर ही किया और इससे सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हुआ। लेकिन इस मामले में सिर्फ इमरान और उनकी पत्नी बुशरा को आरोपी बनाया गया। फैसल बावड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि इमरान बाजवा के बाद फैज को ही सेना प्रमुख बनाने वाले थे, लेकिन उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। सिर्फ इमरान के करीबी नहीं बल्कि खुद इमरान ने भी पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आरोप लगाया। इमरान खान ने दावा किया कि शहबाज सरकार और सेना ने मिलकर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को खत्म करने की साजिश रची और लगातार पीटीआई के नेताओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। इमरान खान ने यह दावा ऐसे वक्त किया जब उनकी पार्टी में भागम भाग मची हुई है। हाल ही में इमरान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ दी और उससे पहले पूर्व मानवाधिकार मंत्री शरीन मजारी भी पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री असद उमर ने भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब इमरान खान को झटके पर झटका लग रहा है और इसके लिए उन्होंने शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार ठहराया। और उधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई में इस्तीफे का दौर भी लगातार जारी है। एक एक करके पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इमरान का साथ छोड़ते जा रहे हैं और अब पार्टी से मलेका बुखारी ने किनारा कर लिया और इस्तीफा दे दिया। मलेका बुखारी इमरान खान की करीबी मानी जाती थी। वो इमरान खान की सरकार में कानून की संसदीय सचिव बनाई गई थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए इमरान खान पर हमला बोला। उन्होंने 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमले की निंदा की। के सख्त रुख से इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पीटीआई नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के डर से इमरान खान की पार्टी में भगदड़ मच गई और पीटीआई के बड़े चैनों ने भी इमरान खान से दूरी बनानी शुरू कर दी। इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया, जबकि पीटीआई के महासचिव असद उमर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि पीटीआई के नेताओं को आर्मी एक्ट का खौफ सता रहा है, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सेना के कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अब तक कुल 37 नेता पीटीआई छोड़ चुके हैं। हालांकि इमरान खान का आरोप है कि उनके नेताओं को डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी विकास दर शून्य के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रईसी कसर वहां के मौजूदा राजनीतिक संकट ने पूरी कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर शून्य के करीब पहुंच गई। वहां के मीडिया ने दावा किया कि इस साल पाकिस्तान की विकास दर 0.29% हो सकती है, जिसके लिए उसने शहबाज शरीफ सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि गलत आर्थिक नीति के कारण वो अपने लक्ष्य से चूक गई, जिससे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार चला गया। यही नहीं, 59 साल में महंगाई दर 36% तक पहुंच गई, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF की शर्तें मानकर शहबाज सरकार ने जरूरी सामान की कीमतें बढ़ा दी, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन शहबाज सरकार ना तो IMF से कर्ज ला पाई और ना ही अर्थव्यवस्था को बचा पाई, जिससे इस कारोबारी साल में पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 0.29% रहने की उम्मीद है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक नैया पूरी तरह से डूबने वाली है, जिसका असर भी दिखने लगा। पाकिस्तान के उद्योगपतियों के संगठन PBC यानी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दावा किया कि बड़े कारोबारी पाकिस्तान से हाथ खींचने लगे, जिसकी वजह से कंगाल पाकिस्तान को निवेश मिलना काफी मुश्किल हो गया, जबकि उसे इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। इस बीच PBC ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गहरा सकता है, क्योंकि बदहाल पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी निवेश नहीं करना चाहता। PBC ने इमरान खान की गिरफ्तारी से फैली अशांति और IMF से मिलने वाले कर्ज में देरी को इसकी बड़ी वजह बताया। पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया इस वक्त दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार को किसी नए निवेश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही PBC ने शहबाज सरकार के बड़े उद्योगों पर 10% हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बना देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राज है हमारा। साथ रहेंगे, वंदे मातरम। एक बार फिर से, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे जो आधा हिस्सा देख रहे हैं वो सेंगोल स्थापना का रिहर्सल, और आधे हिस्से में हम आप सारे लोग जो पूरे लोकतंत्र का हिस्सा हैं, जिसकी सर्वोच्च, जिसे कहते हैं कि हम सारी पंचायत, जहां सर्वोच्च पंचायत का जो उद्घाटन होना है और उसका वो उस मुद्दे को लेकर जो तमाम सारे वाद विवाद हैं, नमस्कार, उन सब को लेकर बातचीत के लिए यहां पे मौजूद हैं। वो अधिनम जो मठ है उसकी एक परंपरा है, उस परंपरा के अधीन ही वो संगोल जो है, जब 1947 में आजाद हुआ देश तो वो राजदंड
स्थापित किया गया था। ये स्थापित करने से मेरा मतलब है दिया गया था जवाहरलाल नेहरू साहब जी को, प्रधानमंत्री को। और उसके बाद वो कहां गया, इसको लेकर बहुत सारी चर्चा रही। प्रयागराज में वो म्यूजियम में रखा हुआ था, वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था वॉकिंग स्टिक के रूप में, उसको भी लेकर बात, आज उसी तमाम सारी मुद्दे पे बातचीत। लेकिन जो बहुत अहम बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि बात मुझे लगता है कि हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड, लेजिस्लेटिव हेड, इस पे है ही नहीं चर्चा। अगर इस पर चर्चा होती तो महज 1 घंटे भी चर्चा नहीं रुकती। एकदम सही कह रहे हैं आप। नमस्ते। हाँ, कहां से आना हुआ आपका? मैं बिहार से आया हूं। मैं डॉक्टर वाचस्पति नाथ झा मनी हूं और ये देश के लिए गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है, निश्चित तौर से वाचस्पति जी, निश्चित तौर से बहुत गौरव की पल है, क्षण है। अगर मैं कह रहा हूं एग्जीक्यूटिव हेड और लेजिस्लेटिव हेड बुलाना, प्रथम नागरिक, हेड ऑफ स्टेट, इसकी बात होती तो कब का डिसाइड हो गया होता। इसमें कोई बहस थी ही नहीं। बहस इससे दरअसल कहीं और निकल गई, और निकल ये गई कि विरोध है। विरोध इस बात का है कि वो विपक्ष कहती है कि राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए, और वहां से बात निकली तो सेंगोल को कह दिया कि वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था। इस पर जो अधीनम ट्रस्ट है, जिसपे आप आधे स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं आप, उसके लोगों ने कहा कि खोज के लाए, उन्होंने कहा, बताया कि नहीं वो लिखित है। यहीं से बातचीत और बहस का हिस्सा शुरू हो गया। वाचस्पति साहब बिहार से आए हैं और मैं जरूर बातचीत करूंगा, उनसे जरूर बात करूंगा। आप बोले जरूर बोले, लेकिन यहां से बहस का एक बार स्टार्ट करते, समाजवादी पार्टी को दे दूं, उसके बाद मैं आता हूं। जी, अनुजा जी ने जब ब्रेक हुआ उसके पहले अनुजा जी ने एक आरोप लगाया कि आप लोग देश विरोधी हैं। जनता मैंने तुरंत विरोध किया। यहाँ पे जनता खड़ी है, जनता खड़ी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री अपने कुर्ते छोटे कर लेता और एक समय का खाना नहीं खाता, और आग्रह करता देशवासियों से आग्रह करता है कि एक समय खाना मत खाओ, अन्य नहीं है, देश को बनाना है। और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रही है। देश विरोधी कौन है? सत्यपाल मलिक। रुको, बैठो, बैठ जाओ। मैं तुमको इस डिबेट से 2.5 महीने के लिए निकालता हूं, और 100% पानी में प्रतिज्ञा लेके कर दिया तो 2.5 महीने के लिए निकाल दूंगा मैं। चुपचाप खड़े रहना। आपने कहा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री कुर्ते छोटे कर लेता है। मैं बताता हूं, और एक वक्त मालूम है शायद एक टाइम खाना है, उन्होंने कहा था 1962 का, मुझे मालूम है। त्रिपाठी जी, अरे ये बहस नहीं होती थी। त्रिपाठी जी, ये शास्त्री जी का कैरेक्टर, चरित्र देश पर उनका प्रभाव शोभित करता है। इस पे प्लीज आप बहस को थोड़ा आगे बढ़ाने दीजिए। यह बहस आम बहस नहीं है, ना ही आम चैनल की तरह की बहस करता हूं मैं, इसमें दो राय नहीं। मैंने कहा सच्चाई मतलब शास्त्री जी मतलब सच्चाई, मोहर एक ही है, दो राय नहीं। लेकिन मैं एक आज बात और कहते हैं, यही मेरा प्रधानमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी। वो कहता है कि महिलाएं शौच के लिए खुले में नहीं बैठेंगी, शौच गृह बनाए जाएं। वही प्रधानमंत्री है हमारा, कहता है कि खाते हैं और यहीं थूक देते हैं। छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज। शास्त्री जी, त्रिपाठी जी बहस आप करिएगा, त्रिपाठी जी बहस करिएगा, त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है, उसको भी ध्यान रखिए। मुझे मालूम है। त्रिपाठी जी आपको, त्रिपाठी जी माइक नहीं है आपके पास, माइक मेरे ही पास है। और ये चैनल, एक बात और बता दूं जी, मेरे पास डिबेट सिर्फ बाल सफेद होने से ही काबिल आदमी नहीं हो जाता है सिर्फ। त्रिपाठी जी आप ही को दूंगा माइक, पहले बात सुन लें दीजिए। पहले महत्वपूर्ण क्या है, विरोध कैसे करना चाहिए, यह शास्त्री जी से भी सीखना चाहिए, यह सीखना चाहिए नेहरू जी से भी, बिल्कुल सीखना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सीखना चाहिए, जो अच्छी चीज है सीखना चाहिए।
लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं। और अगर मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि महिलाओं के लिए शौचगृह होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होनी चाहिए, आप कूड़ा मत फेंकिए, ये बहुत सम्मान की बात है। आपके दिमाग में नहीं आई, लेकिन आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं सराहना करता हूं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये क्या है सर, ये क्या है मैं ये उम्मीद कर, जब आप नहीं सुनते तो ये क्या सुन लेगा? चाचा सुन नहीं रहे, बाप सुन नहीं रहा है, बेटा सुन लेगा। बाप वही मैं कहूंगा, बेटा बाप जैसा होगा, बेटा वैसे ही निकलेगा। चुपचाप खड़े रहा करो जी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन मेडलिस्ट बिटियां जो पहलवान बिटियां बैठी हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं। अब आप वहां आ गए, क्या 2 किलोमीटर जाके आप उनको ढांढस नहीं दे सकते थे? कल रात में गद्दे भीगे हुए थे, बिटियां वहां सो रही थी, लोगों ने ट्वीट कर। अच्छी बात है, आप मुद्दा उठा रहे हैं। बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, आपको कैसा लगेगा जब एक बहन रात भर बैठी हो त्रिपाल के अंदर और इस देश के? त्रिपाठी जी आपको कैसा लगेगा? एक मिनट प्लीज। त्रिपाठी जी आपको कैसा लगेगा जब गाड़ियां निकलती थी गांव के बगल से और मुंह जब शाम होता था? मैं आपको बिल्कुल भगा दूंगा, बिल्कुल भगा दूंगा। तो आप चुप रहेंगे? आप वो तब कैसा लगता था जब महिलाएं शौच के लिए बैठी रहती थी और जब गाड़ी की लाइट, नहीं प्लीज, गाड़ी की लाइट पड़ती थी तब कैसे बदल? बिल्कुल एक क्या ये डिस्कशन नहीं, बिल्कुल ये सत्य बात है, लेकिन ये नहीं है कि उसके पहले शौचालय नहीं हुआ। बिल्कुल पगला गए हैं क्या आप? बिल्कुल हवा खो दिया आपने, या पहली बार इस डिबेट में आए? बिल्कुल पगला गए। प्रतीक सर, मुझे लगता है कि 40 इस तरह से कोई नहीं जीता सत्ता में, 40 साल आएंगे भी नहीं। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट, 40 साल हो गए आपको जर्नलिज्म, और आपको पता है कि पहले भी शौच होते थे, कम होते थे, देश का विकास हो रहा था। ऐसा नहीं है कि त्रिपाठी जी शर्म आनी चाहिए। सर आज भी हम एग्री करते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक बिटिया बैठी। देखिए शौचालय तो पहले बने जब नेताजी थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, शौचालय बनवाने का काम किया था नेताजी ने। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या द्रौपदी मुर्मू को आना चाहिए कि या नहीं आना चाहिए? उन्हें निमंत्रण देना चाहिए था? नहीं, उनसे अध्यक्षता करवा लेते, उद्घाटन खुद कर लेते, क्योंकि इनको लगता है कि शिलापट केवल उन्हीं का ही होना चाहिए। अभी मीडिया ने जो इतना बड़ा द बॉस बनाया ऑस्ट्रेलिया में, उसी ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उन्होंने बैन क्यों कर दिया? क्योंकि वो वहां पर जाएंगे तो वो नौकरी, पढ़ने की जगह नौकरी लेते हैं। तो ये हमारी हालत है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनको अपमानित होना पड़ रहा है। इसके अंदर अनुजा होता क्या है कि जब आप बोलने लगते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उनकी आवाज नहीं जाती, माइक जिसके पास होता है आवाज उसी के पास। त्रिपाठी जी प्लीज, नहीं आगे नहीं, आपके पास, वो आगे पीछे होगा। ये जब झूठ बोलते हैं तो तन बदन में आग लगती है, झूठ बोलते हैं तो तन बदन में आग लगती है। मैं भी औरत हूँ, इस बात को समझती हूँ, पर मुझे बात ये बताएं कि जब तिरंगा झंडा था, उस तिरंगे झंडे के अंदर बाहर से 20,000 स्टूडेंट्स को, अमेरिकन स्टूडेंट्स को भी लेकर आए। वहाँ पर सिर्फ यूक्रेन का तरह पता है ना सबको, कि जब स्टूडेंट्स निकल रहे थे तो वहाँ पर उस वक्त युद्ध रोका गया था। किस लिए? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जी, मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था उस समय नहीं देख पाया, मैं आ रहा हूँ बेटा, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? अजय यादव नाम है। धैर्य से, कहाँ से आ रहे हो? यूपी से, गोरखपुर। पहले सांस लो, पानी वानी पिया कि नहीं पिया? पानी पिलाओ इनको पहले। पानी पीछे सर बताइए। अब बोलो तुम। कह रहे मोदी से दिक्कत क्यों है लोगों को? मोदी अच्छा काम करे इसलिए दिक्कत है। दिक्कत होगी गोरखपुर वालों को, होगी हमें क्यों दिक्कत होगी? पूरे हमारे यहाँ क्या है भाई, कोई दिक्कत गोरखपुर की दिक्कत होगी भैया। देखो यही चाचा जी, यही गड़बड़ है। तुम्हारी उम्र? 24 ईयर। 3 बार पूछता हूँ, तुम्हारी उम्र? 24 ईयर। सुनाई नहीं पड़ा, ठीक से बोलो। 24 साल। 24 साल। 48 साल। कर दिया अपना, बोलो बात बोले। 24 साल का बच्चा यही कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, हमने अपने ढंग से नहीं पालन पोषण किया तो ये प्रॉब्लम है। हमको ढंग से पालन पोषण करना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी मैंने एक मिनट वेट। हाँ जी प्रतीक जी, अगर चर्चा संविधान पे हो रही होती तो वाकई यह डिबेट खत्म हो गई होती,
इनने बात की प्रधानमंत्री की, अपने उन प्रधानमंत्री की भी आप बात करें जो ऑमलेट और टोस्ट वाले जेल में थे, जबकि सावरकर, वीर सावरकर कैसी काली कोठरी में थे। वह कभी ऑमलेट और टोस्ट वाले जेल में नहीं थे। 28 तारीख जन्मदिन का। जी जनाब सर्वेश जी बोलेंगे आम आदमी पार्टी से। नहीं, कम से कम जो आजादी के लिए लड़े, अगर वो नेहरू जी की तुलना सावरकर से कर रहे हैं तो कृपया इस तरीके की बात तो ना करें। कम से कम पार्टी वार्टी से उठ के इस तरीके की चीजों में हम बात करें। मतलब आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाने वाली नेहरू जी की तुलना ना करें, पार्टियों के स्तर से उठ जाए। बाकी मैं तो एक चीज कहूंगा, अनुजा जी ने कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उद्घाटन में किसको बुलाए कोई मतलब नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दिल्ली का बॉस एलजी नहीं है, अरविंद केजरीवाल है, तो क्यों नहीं मानती है? तो क्या भूल जाते हैं कि जनता का चुना हुआ आदमी ही मुख्यमंत्री होगा? जब वो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब वो कहते हैं तो क्यों भूल जाते हैं? जब ये ऐसे चिल्लाते हैं, ये ऐसे चिल्लाते हैं, ये ऐसे चिल्लाते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जनता का मुख्यमंत्री, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 8 दिन में ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। 8 दिन में ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। डर गए 8 दिन में। अरे तो ऐसा क्या है, ऑर्डिनेंस कभी चैलेंज नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में? हुए तो चैलेंज करिए, वो तो हो जाएगा। लेकिन बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और वो सुप्रीम कोर्ट ने महिला खिलाड़ियों की बात की, उन पे नहीं बोलते। ठीक है, मैंने आपकी बात ली। जी मैं आया मैंने नहीं, इधर जनता से बात करेंगे। जी देखिए, सम्मानजनक बात होनी चाहिए और असम्मानजनक बात नहीं कीजिए। जो भी बात कीजिए शांति से कीजिए। जो अच्छा किए हैं मोदी जी, अच्छा का भी वर्णन कीजिए। अगर कहीं गलत कर रहे हैं तो आप ये कहिए कि गलत अच्छा कीजिए, लेकिन ये नहीं कि ये कर दिए वो कर दिए, पहले वो की इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट तो सही में प्रधानमंत्री के, मुझे पहले बहस में सबसे पहले आप ही को बुलाना चाहिए था, बुलवाना चाहिए था। तो ये तो यहाँ पे मैं भी गलत था। ये तो बहुत देर से वेट कर रहे थे। अच्छे आदमी को कोई देख ही नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं देख पा रहा, मेरी भी कमी है। नहीं देखिए, कोई भी पार्टी क्यों हो, सम्मानजनक बात होनी चाहिए। सम्मानजनक बात होनी चाहिए, ये बात सच है। इधर किसी ने हाथ उठाया था। जी हाँ, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली का ही हूँ। देखिए, दर्द संसद भवन का उद्घाटन नहीं है, दर्द है 2024 का। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, हमारे देश का डंका बज रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू के आशीर्वाद लेता है। एक देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़े स्टेडियम में और बोलता है कि मोदी इज अ बॉस। तो ये दर्द है। इनको पता है कि 2024 में फिर से भारत की जनता मोदी जी को चुनने वाली है और फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। तो ये दर्द है। जोरदार तालियां ऐतिहासिक क्षण के लिए। हमारा भारत, मेरा भारत, हम सबका भारत 100 साल बाद अपनी खुद की संसद निर्मित कर रहा है। भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत, सिंगोल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए पीछे। ये क्या है? ये क्या है? डेमोक्रेटिक नेशन में ये राजे, रजवाड़े, चोल वंश, मुगल राज, इनका समय गया। सत्यमेव जयते कहां से आया? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में आस्था है। जो संसद का विरोध करेगा वो देश का विरोध कर रहा है, वो देश के लोगों का विरोध कर रहा है।